वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बिट क्वेश्चन का कुछ ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड रहा था कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी करवा दीजिए। ठीक है, ट्रू फॉल्स का भी समय निकाल कर हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर दे रहे हैं। आप लोग जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर भी करें। जितना आप लोगों को हो सकता है मैं अपने तरफ से सर्विस जो दे रहा हूँ, मैक्सिमम तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एफिशिएंसी के अनुसार मैं करता चला जा रहा हूँ। अब आप लोग भी इसको क्वेश्चंस को करते चले जाएं। चलिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस के। देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन है मेरिट रेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ए प्रोडक्ट। अब एक वर्ड है मेरिट रेटिंग को रिलेट कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से। सिंपल सी बात है, अगर मैं मेरिट रेटिंग की बात करूं तो मेरिट रेटिंग रिलेटेड हो रहा है हमारे पास वर्क स्टडी से, जहां पे वर्कर्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट की जाती है। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी में हम इसको क्या करते हैं, मेरिट रेटिंग यूज करते हैं, जिसमें जॉब का इवैल्यूएशन, पॉइंट रैंकिंग मेथड यूज होता है, सारी चीजें। तो जॉब का इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली हम वर्कर्स के परफॉर्मेंस का भी हम यहाँ पे मेजर करते हैं। तो पॉइंट रेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। यह आपका फॉल्स है, फर्स्ट का फॉल्स होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेज एज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजेज। सिंपल सी बात है, आप सोचिए जरा, प्रैक्टिकली सोचिए। आपने कोई भी काम करने के लिए आपने समय सीमा तय कर दिया कि मुझे 20 दिन में यह काम कंप्लीट कर लेना है। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो सारे 20 दिन में वो कंप्लीट किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि 20 दिन तक का तो कॉस्ट लगा ही लगा, उसके आगे का भी कॉस्ट आपको लगेगा ही लगेगा। तो उस केसेस में आपका क्या होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज करेगा। यह ट्रू स्टेटमेंट है। दिस इज सेकंड इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, इन कैरिंग आउट जॉब इवैल्यूएशन स्टडी, कैरिंग आउट इन जॉब इवैल्यूएशन स्टडी, जॉब का इवैल्यूएशन करते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां जॉब का इवैल्यूएशन जो वर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो वहां पे जॉब का स्पेसिफिकेशन वगैरह सब देखा जाता है। तो कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, जिसमें पॉइंट रैंकिंग मेथड होता है, जो पॉइंट सिस्टम कहा गया है। पॉइंट सिस्टम इज बेस्ट मेथड। दूसरा होता है ग्रेडिंग मेथड, ये हमारे पास उसका अप्रोच होता है। तो पॉइंट रैंकिंग सिस्टम इज अ जॉब इवैल्यूएशन, यानी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज इसेंशियल विद द कंट्रोल ऑफ फिनिश गुड्स। क्या प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिर्फ फिनिश गुड्स के कंट्रोल से ही रिलेटेड है क्या? आप देखोगे हमेशा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज द नर्वस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्रोडक्शन एंड गुड्स सर्विसेज का यह नर्वस सिस्टम है तो सिर्फ यह प्रोडक्शन कंट्रोल से फिनिश गुड्स के कंट्रोल से नहीं होगा, यह सभी चीज का कंट्रोल करता है। यह प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के अंडर में R&D से लेकर
डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा काम कंट्रोल होता है, ना कि सिर्फ फिनिश गुड्स तक का। यह फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ इज फॉल्स। फिफ्थ, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज अ डिवाइस ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द रिसोर्सेस न्यूमेरिकली। बिल्कुल। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? Productivity is the ratio of input and output. What you have input to produce the some product and what is your output. हमने कहा कि 10 यूनिट रॉ मटेरियल लगाया मैंने, लेकिन हमारा 80 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। इट मीन्स वी कैन से दैट 80% प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल। लेकिन अगर देखोगे जरा, अगर मैंने 10 घंटे अपना टाइम फिक्स किया और मेरा काम वह 11 घंटे में हुआ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? इनपुट हमारे पास क्या है? हमने 10 घंटे में करना था, 10 घंटे में 100 यूनिट करना था, वह हमारे पास 11 घंटे में 100 यूनिट आया, तो हमारा क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली निकलेगा। नॉट ओनली फॉर मटेरियल, इट मे बी लेबर, इट मे बी मशीन कैपेसिटी। इनपुट और आउटपुट के रेशियो को प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? आपका एक इंडेक्स तो हुआ ही ना, इंडेक्स हुआ जिससे कि आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं जो आपका रिसोर्स अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द टोटल फ्लोट वैल्यू, it means the resources are just sufficient to complete the activity without delay। हमने क्या कहा? टोटल फ्लोट 0 आया। अब सबसे पहले बात आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, टोटल फ्लोट होता क्या है? टोटल फ्लोट होता क्या है, इसके बारे में सोचना है। टोटल फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम विद इन विच द एक्टिविटी कैन बी मैनिपुलेटेड to complete the job without delaying the project completion time। यानी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को बिना डिले किए हुए हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसको यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज टोटल वैल्यू फ्लोट 0 है। इसका मतलब हमारे पास विदाउट डिले हम क्या कर सकते हैं? हम सफिशिएंट कंप्लीट कर सकते हैं रिसोर्सेज का सफिशिएंट यूटिलाइज करते हुए। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 6 इज ट्रू। 6 is true। 7 is method study would precede the work measurement। Obviously method study should precede work measurement। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। वर्क स्टडी में मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट दोनों साथ साथ होता है। तो मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, तो हमें मेथड स्टडी के साथ वर्क मेजरमेंट भी करना पड़ता है। इट मीन प्रीसीड्स है। पहले हम क्या करेंगे? मेथड स्टडी देना हमारे पास, प्रीसीड्स वर्क मेजरमेंट। ट्रू स्टेटमेंट है। 7 इज ट्रू। 7 इज ट्रू। 8, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी लीड्स द कॉस्ट रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है। मान लो कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। मतलब मान लो आप रॉ मटेरियल पहले 100 यूनिट का लगाते थे तो आपको 80 मिलता था, 80 आउटपुट आते थे। अब 100 यूनिट अपने रॉ मटेरियल लगाया, अब 90 का प्रोडक्शन आया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ 90 यूनिट, पहले 80 यूनिट का प्रोडक्शन आ रहा था। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 80 के आधार पे निकला। जैसे ही सेम आपका मटेरियल लगाया मैंने, क्वांटिटी सेम है, मेरा प्रोडक्शन 90 यूनिट आ गया, तो मेरा कॉस्ट का रिडक्शन होगा या नहीं होगा? कॉस्ट रिडक्शन होगा। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यानी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड्स द कॉस्ट रिडक्शन। 8 ट्रू है। 9, अ गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ कन्वेयर। देखो क्या चीज है गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। अब मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है? मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है वह सिस्टम जिसके द्वारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे मटेरियल का फ्लो होता है। अब मान लो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं,
हर इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट है, प्लांट में हमें करना है, एक प्लांट हमारे पास एक जगह लगा हुआ है, प्लांट में भी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाना है। तो क्या हर सिस्टम में, हर प्रोडक्शन सिस्टम में कन्वेयर का ही जरूरत होगा? यह कोई जरूरी नहीं है, यह डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। असेंबली लाइनअप में अलग होता है जिसमें हम कन्वेयर बेल्ट लगाकर चलते हैं, उसमें आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका क्या है, असेंबलिंग सिस्टम है। देखते हो कार और बाइक हैंगिंग वे में होता है, उसमें वहां पे उसका जो स्पेयर पार्ट्स को फिट किया जाता है, फिर वहां से बटन दबाएंगे, हैंगिंग बेल्ट दूसरे प्रोसेस पे चला जाता है। तो इस तरह वह हैंगिंग बेल्ट से उसको कन्वेयर किया जाता है। लेकिन क्या हर जगह ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता है। अब मान लो क्रूड ऑयल का है, क्रूड ऑयल का सप्लाई कैसे होगा? पाइपलाइन के थ्रू होगा, वहां पे पाइपलाइन के थ्रू भी हो सकता है। माइनिंग में कैसे होगा? नीचे से अर्थ से हमारे पास अर्थ से लाना है, यानी कि ग्राउंड से लाना है, हमें ऊपर लाना है माइन को, ओर्स को। कैसे लाओगे? लिफ्ट के थ्रू लाओगे, एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे। डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे, यह कोई जरूरी नहीं है कि यह कन्वेयर के द्वारा ही होगा, यानी डिपेंड करेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे लगाते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट इन ऑलवेज द कन्वेयर्स। 9 नंबर फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज डिजायरेबल टू कंडक्ट द वर्क मेजरमेंट आफ्टर मेथड स्टडी। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा है मेथड, अभी हमने एक स्टेटमेंट बताया, मेथड स्टडी शुड प्रीसीड द वर्क मेजरमेंट। हमने कहा कि मेथड स्टडी करेंगे ही करेंगे। मेथड स्टडी क्या कहता है कि कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसका एक तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स में कुछ ऐसे स्टेप्स तो नहीं इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा मोशन तो नहीं है जो इररेलेवेंट है, और मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो उसको यूज कर रहा हूं तो मुझे तो समय तो लग रहा है ना। तो मेथड जब स्टडी की जाती है तो उसमें हम मोशन के बारे में भी देखते हैं, कौन कौन से मोशंस इन्वॉल्व हैं उसमें। इररेलेवेंट मोशंस को हम हटाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नया मेथड डेवलप होता है, उसके बाद उस मेथड के द्वारा हम वर्क का मेजरमेंट करते हैं। दैट इज द मेथड, यानी कि हमारे पास मेथड स्टडी होता है। तो यहां पे आपको यह ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 10th इज द ट्रू स्टेटमेंट। 11th, material handling an integral part of sales process। material handling, material handling is the material कहाँ यूज होगा? मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है? मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हम यूज करते हैं कहाँ पे? जब हम कोई भी प्रोडक्शन यूनिट प्लांट लेआउट के अंडर में होता है तो एक प्रोसेस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे कैसे भेजा जाए, वह मटेरियल हैंडलिंग होता है। तो इट इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल्स, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यह इंटीग्रल पार्ट है। यह 11 का यह फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। 11 इज फॉल्स स्टेटमेंट। 12, time, the time horizon selected for forecasting depend on the time required of the production cycle। फोरकास्टिंग किस पे डिपेंड करता है? टाइम हॉरिजन थोड़े ना हमारे पास प्रोडक्शन साइकिल पे डिपेंड करता है। यह फॉल्स स्टेटमेंट है। आप शॉर्ट रेंज प्लानिंग कर रहे हो, अलग चीजें हैं, लॉन्ग रेंज प्लानिंग अलग है, मीडियम रेंज प्लानिंग अलग है, वो डिपेंड करता है अलग अलग हमारे पास। तो यह प्रोडक्शन साइकिल से कोई रिलेटेड नहीं होता है, यानी हमारे पास यह फॉल्स स्टेटमेंट है। 12 का हमारे पास फॉल्स है। 13 नंबर क्या कहता है? रकर प्लान इज अ गुड इंसेंटिव प्लान, दिस इज ऑल्सो द वेजेस इंसेंटिव प्लान। तो हम मान ग्रुप इंसेंटिव प्लान को रकर प्लान में लिया, गुड नहीं है, ग्रुप यहाँ पे है ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो यहाँ पे यह ट्रू स्टेटमेंट है, रकर प्लान इज अ इंसेंटिव प्लान, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नंबर
असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द जॉनसन एंड बेलमन मेथड। ध्यान देना जरा, यहां पे बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन दे दिया है। असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व बाय द हंगेरियन मेथड के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। जॉनसन मेथड देखो जरा, यहां कॉन्ट्राडिक्टरी इस बात का कर दिया है, जॉनसन एंड बेलमन मेथड इज यूज्ड फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ द जॉब, कि कैसे हम जॉब को सीक्वेंस में अरेंजमेंट करें, दैट इज द पार्ट ऑफ। यहाँ पे आपका, यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे यह हंगेरियन मेथड होना चाहिए ट्रू के लिए, हमें तो यहाँ फॉल्स हो सकता है। अब देखेंगे, आप लोग आंसर चेक करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड, नॉट जॉनसन मेथड। जॉनसन मेथड इज यूज फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ द जॉब। ये चीजें हैं यहाँ पे, ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप लोग आंसर चेक करेंगे, उसके बाद देखिएगा आप लोग, और बुक में भी जरा देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस is useful to reducing the inspection cost. Preventive maintenance does not reduce the inspection cost. Preventive maintenance cost क्या करता है, आपको ब्रेकडाउन होने से बचाता है। मशीन डिले होने का क्या होगा, मशीन का हमारे पास ब्रेकडाउन कम होगा, उसके कारण कॉस्ट कम होगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से हमारे पास इंस्पेक्शन कॉस्ट कम नहीं होता है। यह फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट 15 का फॉल्स स्टेटमेंट है। 16, कस्टमर सर्विस इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। बिल्कुल, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कहता है, इसका हमारे पास क्या है, जो भी गुड्स प्रोडक्शन हो वो कस्टमर के लिए है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करें वह कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा की एस्पेक्ट्स क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे, किस कारण से, प्राइस के रिगार्डिंग, क्वालिटी के कारण, टाइम के कारण, यह कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। दिस इज द प्राइमरी कंसिडरेशन, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 16 is true statement. 17, in general short term forecasting will be more useful in the production planning. 17 क्या कहता है, प्रोडक्शन प्लानिंग में हमें शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग देखना होता है। जब आप प्रोडक्शन प्लान करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म देखना पड़ेगा कि हमें 1 मंथ का क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली 2 मंथ का क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्शन प्लान तैयार करना पड़ता है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 17 हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। 18, जॉब इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू ascertain the labor worth of a job। बिल्कुल, जॉब इवैल्यूएशन में क्या है, आप जॉब का क्या कर रहे हो, आप वर्क के मेजरमेंट कर रहे हो, उसकी क्या हमारे पास कितने समय में कंप्लीट हो गया, सारी डिटेल्स आप लेते हो। किस चीज के लिए, अकॉर्डिंग टू हमारे पास टू एस्टिमेट द लेबर वर्थ ऑफ ए जॉब, यानी जो जॉब किसी लेबर के द्वारा किया जा रहा है उसका वर्थ क्या है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। हम वहां पे वर्कर्स का परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, यानी 18 इज द ट्रू स्टेटमेंट। 19, लोड कंट्रोल is typically found wherever a particular bottleneck machine does not exist in the process of manufacturing. Load control is typically found wherever a particular bottleneck machine does not exist in the process of manufacturing. लोड यह फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। यह लोड क्या करता है, लोड कंट्रोल मशीन की कैपेसिटी के आधार पर हम उसको वर्क ट्रांसफर करते हैं। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर बॉटलनेक ऑफ द मशीन के बारे में पता करना, यानी हमें वर्क को, यानी कि कौन से मशीन पे उसकी कैपेसिटी के आधार पर हमने वो ट्रांसफर करना। दिस इज अ लोड कंट्रोल। फॉल्स स्टेटमेंट है, 19 इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या कहता है, द टर्म एस्थेटिक विच अपील्स द ह्यूमन सेंस डज नॉट एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। देखो एस्थेटिक क्या है, एस्थेटिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड प्रोडक्ट। गुड प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुड प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, फंक्शन, परफॉर्मेंस क्या है। एस्थेटिक का मतलब होता है अपीयरेंस,
वह देखने में कैसा लग रहा है, देखने में उसका साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स को अपील करता हो, जिसके कारण उसकी वैल्यू ऐड हो। दिस इज ऑल्सो द गुड पार्ट। ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ डज नॉट ऐड वैल्यू, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पे जब ह्यूमन वैल्यू को अपील करेगा तो उसकी वैल्यू एडेड हो जाती है। तो गुड प्रोडक्ट क्या है, मान लो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो चलने में अच्छा हो, देखने में अच्छा हो, जिसकी रिलायबिलिटी भी हो, जिसका हमारे पास क्या है, मेंटेनेबिलिटी भी हो, अवेलेबिलिटी भी है, सिंप्लीफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, सेफ्टी है, तो ये क्या होगा, दिस इज द गुड प्रोडक्ट। अगर यह प्रोडक्ट है तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग को अपील नहीं करेगा, ह्यूमन बीइंग अट्रैक्ट होगा उसके लिए, उसकी वैल्यू एडेड हो जाएगी। तो यहां पे यह फॉल्स स्टेटमेंट 20 यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट है, यहां पे नॉट ऐड वैल्यू लिखा है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग इज एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के लिए तो है ही, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन से सारी रिलेटेड है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रेनिंग बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, बिल्कुल, आप किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो तो ट्रेनिंग देने में उसकी क्या होगी, परफॉर्मेंस इनहांस होता है, तो उसकी मेंटली बूस्ट होता है, दैट इज द एम्प्लॉय मोरल। दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। 21 इज ऑल्सो ट्रू, 22 इज ऑल्सो ट्रू। 23 when demand does not exist in the market, मार्केट में डिमांड नहीं है, what should the production incentive, we should start production incentives, this is false statement। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं तो हम प्रोडक्शन इंसेंटिव्स क्यों करें, this is the false statement। 23 is false statement। 24 a work stoppage generally reduce the cost of production। अब क्या कहता है, अगर कोई भी वर्क स्टॉपेज जनरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप काम ही ठप कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्या, आपका प्रोडक्शन कम नहीं होगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। 24 इज फॉल्स स्टेटमेंट। नो हैंडलिंग इज द बेस्ट हैंडलिंग, बिल्कुल सही कहता है। अब मान लो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जा रहा है, कोई हम उसमें से मेटल हैंडलिंग सिस्टम नहीं है, दैट इज द बेस्ट हैंडलिंग सिस्टम। नो हैंडलिंग, ज्यादा हमारे पास एक जगह पे नहीं, वन जगह पे सारा है तो बेस्ट हैंडलिंग है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 25 इज ट्रू, 25 इज ट्रू। 26 क्या कहता है, जॉब इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट जॉब वर्थ। नो, जॉब इवैल्यूएशन इज इवैल्यूएट द जॉब नॉट वर्थ, इट इज इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। ये ज्यादा परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स को करता है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट जॉब वर्थ को यह मेजर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 27, इंसेंटिव स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट विद द व्यू टू रिड्यूस द डायरेक्ट कॉस्ट लेबर। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इंसेंटिव स्कीम में हम लेबर कॉस्ट को कम नहीं करते हैं, इंसेंटिव स्कीम में हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसके आधार पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कट नहीं किया जाता है। यह फॉल्स स्टेटमेंट। 27 इज फॉल्स स्टेटमेंट। 28, the increased productivity can be attributed to the application of industrial engineering, particularly the work study। बिल्कुल, अगर आप वर्क स्टडी करते हो तो वर्क स्टडी के अंदर मेथड स्टडी भी होता है और मेजरमेंट वर्क मेजरमेंट भी होता है। तो वर्क स्टडी के अंदर टाइम स्टडी भी होगा, तो वर्क स्टडी जब भी करेंगे तो टाइम स्टडी और मेथड स्टडी होगा। मेथड स्टडी में मोशन स्टडी होता है, छोटे छोटे एक्टिविटीज को भी हम मेजर करते हैं। टाइम स्टडी में कितना समय लगेगा, अगर मेथड में मैंने चेंज कर दिया, प्रेजेंटली मेथड से हमारे पास कितना समय लग रहा है किसी जॉब को कंप्लीट करने में, और अगर हम आगे इसको चेंज करते हैं तो मेरा क्या टाइम लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर समय कम लग रहा है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा।
28 का स्टेटमेंट ट्रू है। ऑपरेशन चार्ट इज अ इनकॉर्पोरेट ऑल 5 सिंपल। 29 इज ट्रू, 29 इज ट्रू, 29 इज ट्रू। क्या कहता है? प्रोसेस चार्ट, सॉरी ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट इनकॉर्पोरेट द ऑल द 5 सिंबल। 5 सिंबल्स में क्या है? पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में अगर ऑपरेशन में बात करते हैं तो पहला प्रोसेस है सर्कल हुआ। अगर हमने उल्टा ट्रायंगल कर दिया तो फिजिकल स्टोरेज हो जाता है। एरो है, उसका मतलब फ्लो ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लो ऑफ आउटपुट हो गया। सी इज द कस्टमर, कस्टमर को कब डिलीवर, कैसे डिलीवर होगा। 4 तो ये हो गया। 5वां हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग का चार्ट होता है, तो वह 5 सिंबल हमारे पास ऑपरेशन में होता है। जो फ्लो चार्ट में, जो हम लोग जब उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब फ्लो चार्ट होता है, उस फ्लो चार्ट में हम वो 5 यूज करते, वही यहां पे बात कर रहा है। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट डील्स द लेआउट प्रॉब्लम। देखो जरा, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट इज अ टाइम स्केल। टाइम स्केल क्या कहता है कि हम यहां पे मेजरमेंट करते हैं। यूजुअली किस चीज में देखा जाता है कि यह हम स्टडी करता है कि एक एक्टिविटीज दूसरे एक्टिविटीज के रिगार्डिंग में क्या टाइम लग रहा है। दिस इज द टाइम स्केल। उसका हमारे पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं, उसका सिंगल चार्ट बनाया जाता है, दैट इज द मल्टीपल। सिंगल चार्ट में 1 और मोर देन 1 एक्टिविटीज का अगर हम चार्ट कंपेयर करते हैं, दैट इज द मल्टीपल चार्ट। यहां पे क्या हो गया? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। 29 ट्रू है, 30 फॉल्स है। आज हम लोग 30 तक क्या किया? यहां पे हम लोगों ने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किया। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन यहां तक 1 to 30 आप लोग कर लेंगे। हमने यहां पे छोटे छोटे ब्रीफ्स भी उसके मीनिंग बताएं। हो सके तो आप लोग इसको आगे भी कर सकते हो। थोड़ा सा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचना है। ओके, थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, सीएमए स्टूडेंट्स को आप लोग स्प्रेड आउट कर दें ताकि यह पार्ट आप लोगों के पास, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।